हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए और कमाल के विश्लेषण में। अगर आप बिहार बोर्ड यानी BSEB की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम फिजिक्स के चैप्टर 2 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। और सच मानिए, इस विश्लेषण से आपके 4 से 5 मार्क्स तो पक्के होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इन 2 सवालों पर गौर कीजिए। हम सब ने कभी न कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि आखिर कुछ लोगों को चश्मा क्यों लग जाता है, या फिर ये आसमान हमेशा नीला ही क्यों दिखाई देता है, हरा या पीला क्यों नहीं। आपको लग सकता है कि ये सिर्फ रोजमर्रा के आम सवाल हैं, लेकिन असल में ये बोर्ड एग्जाम्स के वो फेवरेट टॉपिक्स हैं जिनके पीछे एक बहुत ही शानदार विज्ञान छिपा हुआ है। और आज इन्हीं सारे रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम मानव नेत्र की संरचना समझेंगे, उसके बाद दृष्टि दोष और उन्हें कैसे ठीक करें ये देखेंगे। फिर हम प्रिज्म और इंद्रधनुष के जादू को जानेंगे और आखिर में वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकीर्णन पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी अपनी आंखों की, यानी मानव नेत्र की संरचना की। हमारी आंख ना बिल्कुल कुदरत के बनाए एक सुपर एडवांस्ड बायोलॉजिकल कैमरे जैसी है। इस कैमरे का सबसे बाहरी शीशा है कॉर्निया, जहां से लाइट अंदर आती है और लगभग 70% अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन यहीं हो जाता है। इसके बाद आती है परितारिका या आइरिस, जो हमारी आंखों का रंग तय करती है और पुतली यानी प्यूपल के साइज को कंट्रोल करती है, ताकि जरूरत के हिसाब से ही लाइट अंदर जाए। फिर आता है हमारा नेत्र लेंस, जो कांच का नहीं बल्कि एक लचीला, उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी मोटाई को पक्षमाभी मांसपेशियां अपने आप एडजस्ट करती रहती हैं। और अंत में पीछे लगी है एक स्क्रीन, जिसे हम दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। हमारा मस्तिष्क बाद में उसे सीधा करके समझता है ना कमाल की बात। अब इस बायोलॉजिकल कैमरे की एक बहुत ही जादुई खासियत देखते हैं, जिसे समंजन क्षमता या पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। ये हमारे नेत्र लेंस की वो खूबी है जिससे वो अपनी फोकस दूरी को खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है, ताकि पास और दूर दोनों चीजें बिल्कुल साफ दिख सकें। एक नॉर्मल आंख के लिए सबसे पास देखने का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। इसे याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है, 25 सेंटीमीटर यानी लगभग आपके एक हाथ की दूरी। अगर आप किताब को इससे ज्यादा पास लाकर पढ़ेंगे तो इस कैमरे के लेंस पर बहुत जोर पड़ेगा। वहीं साफ देखने का दूर बिंदु अनंत यानी इन्फिनिटी होता है। लेकिन क्या हो जब इस कैमरे का फोकस बिगड़ने लगे? चलिए अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दृष्टि दोष और उनके निवारण। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स ना एग्जाम के लिए बिल्कुल वीवीआईपी हैं। आपको बता दूं, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया का कारण और डायग्राम BSEB 2023 के पेपर में सीधा सीधा पूछा गया था। अब निकट दृष्टि दोष में इसके नाम के बिल्कुल उल्टा काम होता है। पास की चीजें तो साफ दिखती हैं, पर दूर की चीजें धुंधली हो जाती हैं। इसका कारण है लेंस का मोटा हो जाना या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और इसका निवारण क्या है? एक अवतल यानी कॉन्केव लेंस। वहीं दूसरी तरफ दूर दृष्टि दोष में दूर का साफ दिखता है और पास का धुंधला, क्योंकि लेंस पतला रह जाता है। इसे ठीक करने के लिए हम उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इन 2 मेन प्रॉब्लम्स के अलावा 2 और दिक्कतें भी होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बुढ़ापे में जब मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो जरा दूरदृष्टता यानी प्रेसबायोपिया हो जाता है। इसमें पास और दूर दोनों ही धुंधले हो जाते हैं। इसे ठीक करने के लिए चश्मे में बाइफोकल लेंस चाहिए होते हैं, यानी एक ही चश्मे में ऊपर अवतल और नीचे उत्तल लेंस। एक और दोष होता है अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म, जहां कॉर्निया गोल न होकर थोड़ा अंडाकार हो जाता है। इसे बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल लेंस लगा के ठीक किया जाता है। चलिए अब जरा आपका एक क्विक टेस्ट लेते हैं। एग्जाम में आने वाले एक हाई स्टेक्स न्यूमेरिकल को मिलकर हल करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का दूर बिंदु 2 मीटर है, तो उसे जो चश्मा लगेगा उस लेंस की क्षमता यानी पावर क्या होगी? इसे सॉल्व करने के लिए हमें पावर का फॉर्मूला P = 1/f लगाना होगा, जहां फोकस दूरी मीटर में होती है। तो क्या आया जवाब? बिल्कुल सही, -0.5 डायोप्टर। देखिए,
क्योंकि दूर बिंदु 2 मीटर पर है, यानी व्यक्ति को दूर का धुंधला दिख रहा है, मतलब उसे मायोपिया है, तो फोकस दूरी f होगी -2 मीटर। जब हम फॉर्मूले में p = 1/-2 करेंगे तो उत्तर आएगा -0.5d। और ये जो माइनस का साइन है ना, ये इस बात का पक्का सबूत है कि जो लेंस इस्तेमाल हो रहा है वो एक अवतल यानी कॉन्केव लेंस है। आंखों के अंदर की दुनिया से अब जरा बाहर निकलते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है प्रिज्म और इंद्रधनुष। प्रिज्म के अपवर्तन के नियम को समझना बहुत ही दिलचस्प है। जब प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो वो एक नहीं बल्कि 2 बार मुड़ता है, एक बार अंदर जाते हुए और दूसरी बार बाहर निकलते हुए। आपतन कोण और निर्गत कोण के इस पूरे खेल में सबसे अहम रोल होता है विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन का। यही वो कोण है जो ये तय करता है कि प्रकाश की किरण अपने मूल रास्ते से कितनी भटक गई है। इसका एक बहुत ही शानदार इफेक्ट ये होता है कि अगर आप प्रिज्म के आर पार देखेंगे तो वस्तुएं अपनी असली जगह से थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देंगी। यहीं पर फिजिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत जादू दिखता है, जिससे वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन कहते हैं। जब सफ़ेद लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 अलग अलग रंगों में बँट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर रंग की स्पीड अलग होती है। इन 7 रंगों को याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है बेहजारा पीना, यानी बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंगनी रंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा मुड़ता है, और लाल सबसे कम। और यही 7 रंग हमें आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष के रूप में दिखते हैं। आसमान में मौजूद पानी की हर एक छोटी बूंद बिल्कुल एक प्रिज्म का काम करती है। जब सूरज की किरण उस बूंद में जाती है तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले विक्षेपण होता है, फिर बूंद के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और आखिर में बाहर निकलते समय दोबारा अपवर्तन होता है। एग्जाम के नजरिए से ये तीनों स्टेप्स बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि इन्हीं के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से वो शानदार इंद्रधनुष बनता है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े टॉपिक पर, वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकीर्णन। ये आसमान के सबसे बड़े इल्यूजन्स हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, ये 2 मार्क्स वाले कारण बताओ प्रश्नों के लिए एक मास्टर की है। इन घटनाओं को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ वो घटनाएं हैं जो वायुमंडल की परतों के हिलने से होती हैं, यानी अपवर्तन के कारण, जैसे तारों का टिमटिमाना या फिर मरुस्थल में दिखने वाली मरीचिका। दूसरी तरफ वो घटनाएं हैं जो कणों से टकराकर लाइट के फैलने से होती हैं, यानी प्रकीर्णन के कारण, जैसे आकाश का नीला दिखना। और हाँ, ध्यान रहे, आकाश नीला क्यों दिखता है, ये सीधे BSCB 2024 का पूछा हुआ सवाल है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन का एक और माइंड ब्लोइंग कमाल देखिए, समय का मुड़ना। हमारे ऊपर मौजूद हवा की परतें प्रकाश को इस तरह से मोड़ती हैं कि सूरज क्षितिज के ऊपर आने से 2 मिनट पहले ही हमें दिखने लगता है, जिसे हम आभासी सूर्योदय कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह शाम को असल सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक भी सूरज हमें दिखता रहता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वायुमंडलीय अपवर्तन हमारे दिन की रोशनी को कुल 4 मिनट लंबा कर देता है ना अमेजिंग? और प्रकीर्णन या स्कैटरिंग का सबसे मेन रूल, जो नीले आसमान और खतरे के लाल सिग्नलों का राज खोलता है, वो है रेले का नियम या रेले लॉ। इस नियम के अनुसार प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ के उल्टे अनुपात में होता है। नीले रंग की वेवलेंथ कम होती है, इसलिए वो हवा के कणों से टकराकर पूरे आसमान में सबसे ज्यादा फैल जाता है और आसमान नीला दिखता है। वहीं लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो कम फैलता है और घने कोहरे या धुएं को चीरते हुए बहुत दूर तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि डेंजर सिग्नल्स हमेशा लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर ये वायुमंडल समय को 4 मिनट तक मोड़ सकता है, सफेद रोशनी को 7 रंगों में बांट सकता है और आसमान को नीले रंग से पेंट कर सकता है, तो हमारे आसपास ऐसे और कितने रोजमर्रा के सच होंगे जो असल में सिर्फ और सिर्फ एक दृष्टिभ्रम यानी ऑप्टिकल इल्यूजन है। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस सफर ने आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर कर दिए होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और दुनिया को फिजिक्स की नज़रों से देखते रहिए।